तो ये जो पॉइंट्स है ये सारे के सारे हमारे क्यूराइल द्वीप है। क्यूराइल द्वीप और क्यूराइल द्वीप जो है रशिया, रूस और दक्षिण उत्तरी कोरिया के बीच में इस पे विवाद है। ऐसे ही सखालिन प्रांत है, ये सखालिन प्रांत जापान का है, जापान का है सखालिन प्रांत। यहाँ पे एक द्वीप मिलेगा, सखालिन कहते हैं उसको, तो ये उसी का हिस्सा है। तो कुछ क्षेत्र है जैसे चेरियाबेस्क और कुजबाज क्षेत्र जो कोयले के लिए फेमस है रशिया के अंदर, ऐसे जलियान व्लादिवोस्टोक फेमस है। हाइड्रो पावर के लिए हाइड्रो पावर प्लांट है बैकाल में, बैकाल झील ये इसलिए फेमस है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, बैकाल का जो क्षेत्र है हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है समान नागरिक संहिता अधिनियम कब लागू किया गया था? समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया था। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, रंजना प्रकाश देसाई समिति। रंजना प्रकाश देसाई समिति इंपॉर्टेंट है, रंजना प्रकाश देसाई समिति। उत्तराखंड 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? फिर समान नागरिकता दिवस मनाया जाता है। समान नागरिकता लागू किया गया था, ठीक है, मार्च 2000, हाँ ये जरूर ध्यान रखना, मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया था, मार्च 2024। रंजना प्रकाश देसाई समिति थी, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अगली चीज, समान नागरिक संहिता के तहत दूसरा राज्य अभी रिसेंटली सेकंड स्टेट जो बना है वो गुजरात बन गया है। गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बना है स्वतंत्रता के बाद जिसमें समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य, स्वतंत्रता से पहले भी एक राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता लागू था, तो वो गोवा है। गोवा में सबसे पहले 1867 में पुर्तगालियों का अधिकार था, यहाँ पे पुर्तगालियों का अधिकार था, तो उसके बाद यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया समान नागरिक संहिता। आर्टिकल किस में है? 44 में है ना समान नागरिक संहिता, 44 डीपीएसपी के अंदर 1867 में समान नागरिक संहिता। फिर हाँ, गोवा जो है पुर्तगालियों से स्वतंत्र 1961 में हुआ था। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय के तहत इसको स्वतंत्र कर लिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ऑपरेशन विजय, दमन द्वीप और गोवा स्वतंत्र हुए थे, ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन नंबर 5, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 5, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के बाद नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? गुजरात बना है। अभी बात की मैंने, गुजरात रिसेंटली अभी मार्च के महीने में ही गुजरात दूसरा राज्य बना है, गुजरात सेकंड स्टेट। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1981 में। हुआ क्या था देखो, 1981 से पहले 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, इसमें ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1987 में जोड़ दिया गया। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का काम क्या था? जो भी वेस्ट गैसेस निकलती हैं इंडस्ट्री से या फिर वाहनों से, उनको कर्ब करना, उनको कमी लाना उसमें। तो 81 में आया, 87 में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम इसमें जुड़ गया, और इसको ध्वनि प्रदूषण अधिनियम इसमें जोड़ दिया गया, मतलब ध्वनि भी इसका हिस्सा बना दिया गया। फिर 2005 में ध्वनि प्रदूषण अलग से भी आया है, मतलब उसमें WHO ने भी अपनी गाइडलाइन दी हुई है, WHO ने, कि भैया कितनी हर्ट्ज से कम की नॉइस होनी चाहिए, एरोप्लेन की कितनी होनी चाहिए। खैर वो साउंड के बारे में आज हमारा टॉपिक नहीं है, वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, तो वहीं पे फोकस करता हूं। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों, मीना का जलवा, मीथेन। अब मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन नॉर्मली निकलती कहां से है? मीथेन का जो निकलने का एरियाज हैं वो हैं जैसे किसी भी जानवर की जुगाली से। दूसरा आर्द्र भूमि, जैसे ताजी वर्षा होगी तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, तो उसमें फिर धरती से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तीसरी चीज, इसके अलावा हमारी जो मीथेन गैस है जानवर की जुगाली से, आर्द्र भूमि से, और धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है, मीथेन, ठीक है। बायोगैस में मीथेन का ही यूज होता है। मीना, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वो नहीं, वो नाइट्रस ऑक्साइड तो लाफिंग गैस को कहते हैं हम, हंसने वाली गैस। तो नाइट्रोजन की जो भी अदर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो गैस है बहुत हार्मफुल है। इसके अलावा कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, मीठी मौत होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड अंगीठी जला दी जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है वो। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती कहां से है? जैसे जो भी हमारे एरोप्लेन हैं,
जो भी हमारे एरोप्लेन है, वायुयान है, हेलीकॉप्टर है, उनसे निकलने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, बहुत हार्मफुल है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, सीओ। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, अंगीठी जला के अगर बंद कमरे में रख दिया तो ये हीमोग्लोबिन कम कर देती है ना, हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन की रक्त वहन क्षमता, क्षमता को खत्म कर देती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप जान ही रहे हैं, जो हम सांस लेते हैं उसके बाद जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जल वाष्प, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है ओजोन के लिए। क्या ओजोन प्रदूषक के रूप में काम करती है, O3? ये ध्यान रखने वाली बात है। देखो, ओजोन एक जीवनदायी परत है हमारे ओजोन लेयर के अंतर्गत, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। O3 इसका फॉर्मूला है। लेकिन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बहुत ज्यादा उत्पादन से, रेफ्रिजरेटर से निकलता है ना, रेफ्रिजरेटर, AC, इनके ज्यादा प्रयोग से CFC निकलता है, वायुमंडल में जाता है, ओजोन को क्षरण करता है। ओजोन जिस लेवल पे वो है, ऑक्सीजन वायुमंडल में, ओजोन लेयर में, वहां तो ठीक है, लेकिन अगर ये ग्राउंड लेवल पे होगी ना ओजोन, तो ये बहुत हार्मफुल हो जाएगी। ओजोन हार्मफुल कैसे हो जाएगी? देखिए, ऐसा होता है कि जब एक कॉन्सेप्ट होता है स्मॉग का। स्मॉग क्या है? स्मॉग कुछ नहीं है, फॉग प्लस स्मोक। इस स्मोक में जो है वो O3 है। ये O3 जब फॉग के साथ कनेक्ट करती है तो O3 ओजोन है इसमें, ये जो धुआं है इसमें ओजोन भी है, तो ओजोन एक प्रदूषक के रूप में फिर हार्मफुल हो जाती है। ऐसे ही कुछ, ये एक सीक्वेंसिंग में नहीं बोल रहा, जो मेरे को ध्यान आता जा रहा वो मैं बोलता जा रहा। तो आप एक वो भी ध्यान रखिए कि जैसे हमारी एक गाजर घास होती है, गाजर घास, जिसको हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम, एक ही चीज के नाम है ये, पार्थेनियम, ये तीनों के तीन एक ही चीज के नाम है। ये हार्मफुल है, ये भी पोलन, क्योंकि वायु प्रदूषण नहीं आती है। क्यों? पॉलिनेशन होता है, पोलन होता है इसका, पॉलिनेशन होता है, पराग कण इसके फैलते हैं, उसके बाद इसमें दमा का रोग और चर्म रोग होने के डर रहता है। तो ध्यान रखें, पार्थेनियम एक ग्रास, ये भी हार्मफुल है। इसके अलावा और कौन कौन सी गैसेस हार्मफुल है? CFC की हमने बात कर ली, CFC हार्मफुल थी, छूट ना जाए आपका, इसीलिए मैं बात कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, बाकी जो भी होगा इसमें इंपॉर्टेंट वायु प्रदूषण के अंतर्गत वो मैं यहाँ पे नोट्स में स्टिक कर दूंगा। बेसिकली मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, ये करूं वो करूं, मेरा मोटिव यही है कि ये मेरे अपने नोट्स मेरे रेडी हो जाए, साथ में आपके भी नोट्स रेडी हो जाए और रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त हुआ। हाल ही में हरीश राणा को इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त हुआ। ये किस बीमारी से ग्रसित थे? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। अच्छा, इच्छा मृत्यु के भी संबंध में यहीं पे बात कर लेंगे। क्वाड्रिप्लेजिया जो है एक बीमारी होती है जिसमें हमारा दायां और बायां दोनों हमारे बॉडी का पार्ट जो होता है वो शून्य पड़ जाता है, तो क्वाड्रिप्लेजिया था इनको। अब ये चोट लगने के कारण होता है, जब नर्वस सिस्टम में हमारी रीढ़ की हड्डी के पास ऐसी जगह पे चोट लगी, दिमाग के आसपास चोट लग गई पीछे, तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन इनकी हो गई। तो 12 साल से कोमा में थे, अभी इनको इच्छा मृत्यु दे दी गई है। तो हम यहाँ पे समझते हैं इच्छा मृत्यु, जिसको हम कहते हैं यूथेनेशिया। यूथेनेशिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या किया जाता है? एक्टिव यूथेनेशिया में जो भी मरीज है उसको कोई ना कोई इंजेक्शन, कोई ऐसी दवाई दी जाएगी जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए, दिया जाएगा, कुछ ना कुछ दिया जाएगा ऐसा। एक्टिव यूथेनेशिया में मतलब मारने की कोशिश की जाएगी उसको, वो क्योंकि अचेत अवस्था में है, इतना ज्यादा पता भी नहीं चलता। पैसिव, ये भारत में बैन है, लेकिन ये सभी देशों में बैन नहीं है। 2 देश ऐसे भी हैं, 2-3 देश जिनमें ये बैन नहीं है। जैसे वो देश है हमारे, एक तो हो गया एक्टिव, नीदरलैंड और बेल्जियम। नीदरलैंड और बेल्जियम, इन 2 देशों में ये है, ये मतलब लागू है, वहां ये बैन नहीं है इन 2 देशों में। भारत में बैन है। पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है? पैसिव यूथेनेशिया में कुछ दिया नहीं जाता, बस उसका सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है। सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है, मतलब जो भी उसको जिंदा रखने के लिए सपोर्ट सिस्टम दिया होता है वो सब हटा दिया जाएगा। ये देख रेख में होता है, ऐसे नहीं होता है, इसके लिए मेडिकल टीम गठित होती है। पैसिव यूथेनेशिया भारत में लागू है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का 2018 का कॉमन कॉज निर्णय
कॉमन कॉज निर्णय, उस निर्णय के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 में गाइडलाइन दी गई। गाइडलाइन 2023 की गाइडलाइन अभी समझेंगे, जरा सा ये समझ लेते हैं 2018 में कॉमन कॉज निर्णय के तहत ऐसा किया क्यों गया। एक अरुणा शानबाग केस है। अरुणा शानबाग वो महिला है जिसने ट्राई किया कि मुझे पैसिव यूथेनेशिया मिल जाए या एक्टिव मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त लगाई। 2011 का केस है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, 2015 में इसकी ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। दिया नहीं गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ना एक्टिव यूथेनेशिया देंगे ना पैसिव, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फिर बाद में जांच की तो 2018 में कॉमन कॉज निर्णय के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो दैहिक अधिकार है उसमें मृत्यु का अधिकार भी दिया गया, मृत्यु का अधिकार। लेकिन इसका तरीका केवल पैसिव यूथेनेशिया होगा कि उसका सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, 2023 में इसके लिए गाइडलाइन जारी की सुप्रीम कोर्ट ने। गाइडलाइनों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया आप पैसिव यूथेनेशिया दे रहे हैं, ऐसा पता कैसे चलेगा। इसके लिए क्या पता आप एक्टिव दे दें, अगर हम यहां से वर्डिक्ट निकालें और आप कहें और आप चुपके से इसे पैसिव की बजाय एक्टिव कर दें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2023 में एक निर्णय लिया जिसके तहत उसने 2 टीम गठित होंगी, एक तो प्राथमिक और दूसरी माध्यमिक। कैसी टीम, मेडिकल टीम। 2 प्राथमिक और माध्यमिक टीम गठित होंगी। ये 2 प्राथमिक और माध्यमिक टीम ये देखेंगी प्रॉपरली कि भैया इसका सपोर्ट सिस्टम हटाया जा रहा है, ये सब नहीं किया जा रहा, और सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर तरीके से हटाया जा रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसी तरीके से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी हाई कोर्ट्स आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो हाई कोर्ट इस पर निर्णय देने के अधिकारी हो जाते हैं। तो हाई कोर्ट जब भी इस तरह के निर्णय देगा यूथेनेशिया के संबंध में, तो वो ये निर्णय जरूर अपने उसमें ऐड करेगा कि जो भी ये प्राथमिक और माध्यमिक मेडिकल जो बॉडीज बनी है, प्राथमिक स्तर पर एक मेडिकल संस्था और माध्यमिक स्तर पर मेडिकल संस्था, इनको सूचना जरूर देनी पड़ेगी। सूचना देना जरूरी किसको, न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सिविल मजिस्ट्रेट को ये सूचना देना जरूरी होगा कि भैया हम यूथेनेशिया दे रहे हैं, ये दोनों टीमें बताएंगी और हाईकोर्ट ऐसा वर्डिक्ट निकालेगा। तो ये है एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है रिसेंट कंटेक्स्ट में, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये सेपरेटली वीडियो मेरे को बनानी पड़ रही है, आज आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं मैं, क्योंकि क्लास कल ही खत्म हो गई थी, आज संडे था, आप ही के लिए बना रहा हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पोक्सो अधिनियम कब अस्तित्व में आया। पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पोक्सो अधिनियम 2012 में आया। 2012 में आया, लेकिन 2012 के बाद इसमें बहुत सारे पोक्सो प्रोटेक्शन, अरे क्या लिख दिया ये, पोक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो 18 साल से कोई भी कम उम्र का बच्चा, लड़का या लड़की, न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल है ये अधिनियम जो है जेंडर न्यूट्रल है। मतलब इसमें ये नहीं लिखा जाएगा कि वो लड़का या लड़की है। 18 साल से कम जिसका भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको इसके तहत सजा का प्रावधान है, जो ऐसा करेगा। अब 2012 में ये अधिनियम आया, लेकिन बहुत सारी इसमें गड़बड़ियां थी, फिर भी उसके बाद भी अभी भी ये सिचुएशन चलती रहती है। तो 2019 में इसको कठोर बना दिया, ये कठोर कानून बना दिया और मृत्यु दंड का भी प्रावधान दिया गया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट द्वारा। किसी और दिन पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है। कपाल कुंडला, क्वेश्चन नंबर 7 है कपाल कुंडला दुर्गेश नंदिनी। डाकू की कहानी है, डाकू कहानी कौन सी, दुर्गेश नंदिनी, डाकू वाली कहानी है। और कपाल कुंडला ये भी रोमांटिक कहानी है वैसे। सॉरी, ये पहला उपन्यास है इनका, फर्स्ट बंगाली उपन्यास है। किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम जो है किसका भाग है, वंदे मातरम आनंद मठ का भाग है, वो भी इन्होंने ही लिखा था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। 1882 में आया था आनंद मठ, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ 1882 में आया था, वंदे मातरम उसी का भाग है। आनंद मठ किससे प्रेरित है, आनंद मठ में क्या लिखा हुआ है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। 1700 के उत्तरार्ध में, 1750 के बाद में सन्यासी विद्रोह हुआ था भारत के अंदर, ये 1882 में लिखी है। 1750 के बाद में सन्यासी विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि तीर्थ यात्रा बैन और तीर्थ यात्रा कर लगा दिए थे, तो सन्यासियों को इस पर गुस्सा आ गया, तो इसीलिए विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह। ध्यान रखना, इसके नेता भी थोड़ा ध्यान रखना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सन्यासी नेता के विद्रोह कौन थे, सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान सा नहीं आ रहा मुझे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
आनंदमठ की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान है जनगण मन। जनगण मन, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम और राष्ट्रगीत। वंदे मातरम जो है 1896 में कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन होगा? 85 में बनी है, तो 85 में बनी है कांग्रेस, तो 85 में बनी है 11वां अधिवेशन। इसी 11वें अधिवेशन में क्या हुआ था? जो बदरुद्दीन तैयब जी कलकत्ता अधिवेशन था, ये कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पे गाया गया था वंदे मातरम सबसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में। जनगण मन 1911 में गाया गया पहली बार, दिल्ली दरबार सजा था 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, और इस कलकत्ता अधिवेशन विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता में हुआ था। ये दिल्ली दरबार सजा था। बेसिकली अगर बताऊं तो जनगण मन जो है, जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनको प्रसन्न करने के लिए गाया गया था। जनगण मन अधिनायक जय है, हमारे दिलों के अधिनायक आपकी जय हो, इस तरह से था, लेकिन बाद में से इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया कि ये देश भक्ति के रूप में है। खैर, इस पे ज्यादा नहीं बोलता। वंदे मातरम, तो इसमें 6 खंड है। 6 खंड अभी सरकार ने क्या कहा? 6 खंड इसमें अनिवार्य रूप से बोलने पड़ेंगे, ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया रिसेंटली कि कैसे जरूरी नहीं है कि हर आप किसी सरकारी किसी मीटिंग में 6 बार बोलना जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? कांग्रेस के 1896 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, वंदे मातरम पहली बार गाया गया और बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था कांग्रेस का 1996 का अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन सर्चलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कारगिल हमारा क्या कहते हैं 1971 कारगिल युद्ध को हम जानते हैं। 1971 में क्या हुआ था? 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस पर पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा हमला कर दिया गया। और पूर्वी पाकिस्तान में जब पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा हमला किया गया, तो यहाँ के आम नागरिकों को, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई आम पढ़ने जा रहा बच्चा, तो ऐसे 1 लाख लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया गया और ढूंढ ढूंढ के मारा गया। इसीलिए ये ऑपरेशन का नाम पाकिस्तान ने सर्चलाइट दिया था। इसी के बाद ही मुक्ति वाहिनी, वो सेनाएं वगैरह गठित हुई थी, और फिर उसके बाद बांग्लादेश को हमने पृथक देश बना दिया था। कब? 1971 का उस समय है, मार्च के टाइम की बात है, इसलिए चर्चा कर रहा हूं। मार्च 1971 में ऐसा हुआ था। सर्चलाइट, ऑपरेशन सर्चलाइट बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, बस्तर का पठार किसे खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बस्तर का पठार एक तो देखो, बस्तर एकमात्र पठार है जहां पे हमें टिन प्राप्त होता है। बस्तर का पठार एकमात्र पठार है भारत का, एकमात्र पठार जहां पे टिन प्राप्त होता है, वो है बस्तर का पठार, ये है। इसके अलावा लोहायस के लिए भी फेमस है। लोहायस की इंद्रावती हमने नदी की थी। इसके अलावा इस इंद्रावती नदी पे ही चित्रकूट जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा भी कहते हैं इसे। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। नियाग्रा कहाँ मिलेगा आपको? नियाग्रा मिलेगा उत्तर अमेरिका में। क्या कहते हैं 49वीं समानांतर रेखा है ना, 49 समानांतर रेखा क्या होती है? 49वीं समानांतर रेखा कनाडा को किससे अलग करती है? कनाडा को अलग करती है उत्तरी अमेरिका से अलग करती है कनाडा को। तो ध्यान रखना, सबसे शांत सीमा रेखा है ये विश्व में कौन सी ऐसी सीमा रेखा है जो सबसे शांत सीमा रेखा है? तो 49वीं समानांतर रेखा कनाडा, और इसमें यहीं पे हमें न्यूयॉर्क और यहाँ का कनाडा का एक क्षेत्र मिलेगा, ध्यान से नहीं आ रहा, कनाडा और इसके बीच में ही है नियाग्रा जलप्रपात। चौड़ा जलप्रपात है नियाग्रा, बहुत चौड़ा जलप्रपात है। ये भी चौड़ा है, इसलिए हम कह देते हैं चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा। वैंकूवर मिलेगा, और ये हो गया क्या कहते हैं न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 11 हो गया था। 12, भारत का प्रथम तेल परिष्करण संस्थान कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में। डिगबोई, ये हो गया। अगर मान लो कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में ये असम हो गया। असम थोड़ा मैदानी इलाका है। जब ब्रह्मपुत्र आती है तो संप्राय मैदान बनाती है। यहाँ पे प्लेन मार्ग में बहती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र जब आती है। और असम ही वो राज्य है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इससे पहले ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं। यहाँ से निकलती है सांगपो, यहाँ पे दियांग या सियांग कह दिया जाता है, दिहांग या सियांग इसके नाम है। इसमें नदियां भी मिलती हैं इसी नाम की, सियांग। और उसके बाद जब असम में प्रवेश करती है, एकमात्र राज्य जहां पर ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है असम। 2900 किलोमीटर लंबाई है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है ब्रह्मपुत्र नदी की।
चिमायुदुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, चिमायुदुंग ग्लेशियर से तिब्बत से निकलती है और ऐसे यहाँ पर गार्ज बनाती है, गार्ज बनाती है यहाँ पे असम, दिहांग गार्ज कहते हैं उसको, अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर जाते हैं, ठीक है। असम में ही है हमारा नुमालीगढ़ है, डिगबोई है, डिगबोई, डिगबोई भारत की पहली तेल प्रसंस्करण संस्थान 1901, इसीलिए रिसेंटली अभी क्या हो रहा था 1901 में बना था, ठीक है, भारत का पहला। और नुमालीगढ़, 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 डिगबोई, डिगबोई नुमालीगढ़, ये दो हो गए। और इसके अलावा बोइंगांव है एक, गुवाहाटी, गुवाहाटी, बोइंगांव, बोइंगांव, बोइंगांव और गुवाहाटी, गुवाहाटी। इन क्षेत्रों में क्या होता है, तेल परिष्करण होता है, लेकिन भारत में सबसे पहला तेल परिष्करण डिगबोई असम में 1901 में हुआ था। क्यों हम चर्चा कर रहे हैं तेल परिष्करण की? भारत के लिए रिसेंटली अभी ऐसी सिचुएशन बनती चली जा रही थी कि सारे के सारे तेल परिष्करण शालाएं जो विश्व भर में है, विश्व भर से हमें क्या मतलब, हमें एशियाई क्षेत्रों में देखना था, तो पश्चिम एशिया के सारे यूएसए और इजराइल ने तबाह कर दिए थे। तो एक ऐसी सिचुएशन भी बन रही थी कि भैया किसके पास तेल परिष्करण करने के अब संस्थान होंगे, तो वहां पे अगर भारत अगर और ज्यादा तबाही होती तो भारत ही एक ऐसा देश था इस आसपास के क्षेत्र में जहां पर तेल परिष्करण करने का के क्षेत्र भारत के पास थे। तो यहाँ पे क्या होता, कच्चा तेल आता, वो परिष्कृत होता और अन्य देशों को ट्रांसफर होता। तो एक ये भी तरीका हो सकता था भारत के लिए फिर आय जनरेट करने का, लेकिन वैसी आय चाहिए नहीं थी, वो तो बहुत ही भयावह सिचुएशन हो जाती आगे अगर और युद्ध चलता तो। अभी भी कुछ क्लियर कट नहीं है, फिर से हमले कंटिन्यू चले ही रहे हैं अभी भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जान ही रहे हैं आप एपिक फ्यूरी, एपिक फ्यूरी क्यों फेमस है? फ्यूरी, अभी जो ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है उसको अमेरिका द्वारा नाम दिया गया है एपिक फ्यूरी, एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है। इसका मजाक भी बना रहे थे इजराइल की जो हमारी ईरान की जो सेना है वो इसका मजाक बना रही थी, कोई हॉलीवुड मूवी की से प्रेरित होकर ऐसे नाम रख दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद मुंह की खानी पड़ी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय। इनकी रचना जो है वो है हर पार्वती कथा, हर पार्वती कथा, हर पार्वती कथा। अब ये जो रचना है ना, सब सरस्वती सम्मान के लिए इनको मिली है, सरस्वती सम्मान के लिए इनको मिला है। सरस्वती सम्मान जो है वो पिछले 10 सालों के अंतर्गत कोई ऐसी एक रचना जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से एक हो और जिसने उत्कृष्ट मतलब उसको पढ़ने वाले लोग काफी ज्यादा हों, तो वो रचना होती है 10 साल की, ऐसा नहीं कोई रिसेंट की रचना, 10 साल के अंतराल में। तो हर पार्वती कथा, ये बांग्ला उपन्यासकार है, बांग्ला उपन्यासकार है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। सरस्वती सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन देता है, के बिरला फाउंडेशन 1991 से दे रहा है। और सबसे पहले ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, वो थे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। प्रथम प्रतिश्रुति हरिवंश राय की रचना जो थी उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा थी, ये जो भी थी रचना, आत्मकथा, उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था, हरिवंश राय की आत्मकथा। थोड़ा सा सर्च मार लेना, देख लेना। और पहली महिला, फर्स्ट महिला, पहली महिला जो थी इसको प्राप्त करने वाली 1991 में तो इनको दिया गया हरिवंश राय बच्चन को, 1995 में दिया गया बालमणि को, निषेधम कविता के लिए, बालमणि, बालमणि नाम की महिला थी, बालमणि। तो हरिवंश राय को उनकी रचना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे, इतना टाइम नहीं होगा फिर ना वीडियो बन रही तो हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा, पहली महिला बालमणि, के बिरला फाउंडेशन 1991 और सरस्वती सम्मान 10 साल के अंतराल में 1991 से दिया जा रहा है। राम कुमार मुखोपाध्याय, ध्यान रखना, बांग्ला लेखक है, हर पार्वती कथा के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट, अब ध्यान आ गया, 10 द्वार के सोपान, ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की, 10 द्वार के सोपान, 10 द्वार के सोपान, ये आत्मकथा ही है, इसके लिए दिया गया 10 द्वार के सोपान के लिए पहला सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान है, वित्त विधेयक, और 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। 110 में बजट क्या है? बजट धन विधेयक है, बजट जो है धन विधेयक है। अलग से किसी दिन चर्चा करूंगा वित्त विधेयक और धन विधेयक में, दोनों में अंतर होता है। धन विधेयक जो है वित्त विधेयक का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत, यहां से गंगा आई, गंगा जब फरक्का
फरक्का बैराज, फरक्का बैराज में पहुंचती है, इसके आगे फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है, पद्मा। इसमें आकर मिलती है, अभी मैं बता रहा था, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको यहाँ जमुना कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, गंगा को पद्मा कहा जाता है। जब ये दोनों मिल जाती हैं, इनकी एक विरतिका निकलती है, जिसको हम, इसमें एक नदी भी आके निकलती है मेघना नाम की, मेघना, और इसको कह देते हैं हम मेघना, मेघना, और फिर बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट, और ध्यान रख लेना, ये गंगा की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला है वित्त विधेयक बांग्लादेश हो गया। 17वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में वीर उद्यमी योजना, वीर उद्यमी योजना, अभी रिसेंटली मार्च में, अभी बजट के टाइम पे ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। वीर उद्यमी योजना के तहत जो पूर्व सैनिक होंगे, और जो पूर्व सैनिक और जो हमारे क्या कहते हैं अग्निवीर, जो वो रिटायर आएंगे, पूर्व सैनिक और अग्निवीर जब रिटायर आएंगे, तो उनको दी जाने वाली सब्सिडी है ये मुख्यमंत्री वीर उद्यमी योजना, स्वरोजगार योजना है, स्वरोजगार योजना। 10% सब्सिडी, 10% सब्सिडी दी जाएगी इसके तहत। इसके अलावा जो लोन है, लोनिंग का क्या है, जैसे अगर कोई पूर्व सैनिक या अग्निवीर रिटायर आ रहा है, उसके बाद अगर कोई विनिर्माण कर रहा है, विनिर्माण कर रहा है, कोई चीजें बना रहा है, मतलब कोई बड़ा उद्योग खड़ा कर रहा है, दूसरा अगर कोई छोटा कोई उद्योग कर रहा है, दुकान खोल रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, विनिर्माण कर रहा है, तो कुछ कर रहा है, तो 25 लाख का लोन दिया जाएगा, और अगर उद्योग धंधा कर रहा है तो 10 लाख का लोन दिया जाएगा। ये है इसमें प्रावधान। वीर उद्यमी योजना है, किससे संबंधित है, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों से संबंधित है, स्वरोजगार से संबंधित है। ठीक है, जो बैंक ऋण दिया जा रहा है, इसमें सब्सिडी जो है, जो ये जो 25 लाख का लोनिंग दी जा रही है ना, एक तो ये है कि 10% का उनको उनके लिए 10% इस चीज में सुरक्षित रखा जाए। जैसे मान लो एक कोई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, उसमें उस स्कीम में उत्तराखंड के सभी लोग लाभान्वित होने, लेकिन उसमें उस स्कीम में 10% हिस्सा उनके लिए छोड़ दिया जाएगा। जैसे सोलर वाली कोई स्कीम मान लो, तो सोलर के लिए पूरे उत्तराखंड में कुछ चीज आई, लेकिन 10% उसमें से किसके लिए सुरक्षित रख दिया जाएगा, वीर उद्यमियों के लिए, पूर्व सैनिक और अग्नि। दूसरा, अगर कोई वो विनिर्माण और उद्योग कर रहे हैं, तो उनको 25 लाख और 10 लाख का लोन दिया जाएगा, लेकिन ये लोन उनको 5% सब्सिडी में दिया जाएगा, सब्सिडी में दिया जाएगा। मतलब 25 लाख का लोन लिया है उसने, तो 5% की सब्सिडी उसे मिलेगी। क्या हो गया, 25 × 5/100, 25 को 100, 4 एकम 4 नहीं 1.2 लाख, इतना 1.2 लाख उसको फ्री, मतलब उस सरकार देगी 1.2 लाख। नेक्स्ट, इसी तरह 10 लाख में भी छोटे उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर, देवभूमि परिवार योजना, क्वेश्चन नंबर 19, देवभूमि परिवार, क्वेश्चन नंबर 19, देवभूमि परिवार। देवभूमि परिवार योजना क्या है? अब देवभूमि परिवार योजना के तहत 8 अंकों का, 8 अंकों, ये इंपॉर्टेंट है यार, 8 अंकों का यूआईडी जनरेट किया जाएगा, यूआईडी। उत्तराखंड सरकार की जो लोगों को लाभान्वित, उत्तराखंड के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए जो भी योजनाएं आएंगी, वो इस 8 अंकों के यूआईडी से ही उनको दी जाएंगी। अब इसमें जो देवभूमि परिवार है, इसमें जो परिवार का मुखिया है, मुखिया, इसमें मुखिया किसे बनाया जाएगा, मुखिया बनाया जाएगा परिवार की 18 वर्ष से ऊपर की उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला। मान लो किसी घर में 5 लोग हैं, उसमें से 3 लड़कियां हैं उस घर में, एक की उम्र 18 साल है, एक की उम्र 25 साल है, एक की उम्र 40 साल है, तो उसमें देवभूमि परिवार योजना के तहत जो 40 वर्ष की है, उस महिला को मुखिया बना दिया जाएगा उस परिवार का। और हर परिवार के लिए, ये परिवार के लिए ना, परिवार, नागरिकों के लिए नहीं है 8 अंकों का यूआईडी जो है वो परिवार के लिए 8 अंकों का होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, काठगोदाम किस नदी के तट पर है? काठगोदाम किस नदी के तट पर है? काठगोदाम किस नदी के तट पर है? ये है, मान लो गौला नदी। गौला नदी निकली कहां से? पहाड़ पानी से निकली। कहां? नैनीताल। अब सबसे पहले रानीबाग, फिर काठगोदाम, फिर आगे बढ़ेगी हल्द्वानी से आगे बढ़ेगी लाल कुआं, और फिर किच्छा, और किच्छा से फिर राज्य के बाहर हो जाएगी। यहां से एक और नदी आ रही है,
ये नदी है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा। ये पश्चिमी रामगंगा जो नदी है इससे मिल जाएगी राज्य के बाहर, यूपी में बहेड़ी नाम की एक जगह मिलेगी, बहेड़ी, बरेली में, बरेली में ये नदी मिल जाएगी पश्चिमी रामगंगा से। कौन सी? गौला नदी। गौला नदी निकलती पहाड़ पानी से। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो उसके तट पर है, रानीबाग, काठगोदाम, काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्छा, और किच्छा से फिर राज्य के बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध हाटकालिका मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? हाटकालिका मंदिर, हाटकालिका मंदिर गंगोली घाट, हाटकालिका, हाटकालिका मंदिर कहाँ है? गंगोली घाट, गंगोली घाट पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। अच्छा, रावल गांव है यहाँ पे, रावल गांव के समीप में है, और यहीं पे आपको हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा जानवी नौला, जानवी नौला, जानवी नौला है यहाँ पे। कुमाऊं रेजिमेंट की अधिष्ठात्री देवी। 1971 के युद्ध के समय पे, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पे यहाँ पे सेना फंस गई थी, उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की यहाँ पे और वो सफल हुए, इसीलिए यहाँ पे तब से उनका जय महाकाली उनका उद्घोष है। जय महाकाली किस रेजिमेंट का उद्घोष है? जय महाकाली कुमाऊं रेजिमेंट का उद्घोष है। इसके अलावा यहाँ के शासक मानसखंड में गंगोली घाट को शैल देश कहा है, शैल देश किसमें कहा है? मानसखंड में, मानसखंड में शैल देश कहा है, मानसखंड में। यहाँ के एक शासक हुए सुजान देव, यहाँ के शासक कौन हुए गंगोली घाट के? सुजान देव कत्यूरी शासक कहाँ के फेमस है? यहाँ के फेमस है हाटकालिका के। रावल गांव के समीप कौन सा है? एक और मंदिर भी है यहाँ पे, देवल मंदिर, देवल मंदिर, देवकुल मंदिर, सॉरी देवकुल मंदिर, देवकुल मंदिर, और देवकुल मंदिर रावल गांव के समीप में है, यहीं पे हमारा जानवी नौला भी स्थित है। इसके अलावा कुमाऊं रेजिमेंट का ये है चंडिका दौरा। अच्छा, चौमाड़ी का हरसेम मंदिर, चौमाड़ी का हरसेम मंदिर भी कहाँ है? गंगोली घाट में। चौमाड़ी हरसेम मंदिर, चौमाड़ी का हरसेम मंदिर। ये क्यों फेमस है? चंडमुंड, कहा जाता है कि चंडिका देवी माता ने चंडमुंड का संहार यहीं पे किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जानवी नौला इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखना आगे। अगला क्वेश्चन है, जानवी नौला गुप्त गंगा बहती है यहाँ पे। अच्छा, जानवी नौले में मनकोटी राजाओं का जिक्र है, जानवी नौले में मनकोटी राजाओं का जिक्र मिलता है, मनकोटी राजाओं का जिक्र मिलता है कहाँ? जानवी नौले में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में किया गया, किसके द्वारा? शोभन सिंह जीना, SSG शोभन सिंह जीना द्वारा 1988 में। उत्तरांचल राजपूत परिषद भी बनाई थी इसने, इन्होंने राजपूत परिषद। अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर, अंग्रेजों ने क्या उपाधि दी थी? अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी, राय बहादुर। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शोभन सिंह जीना 89 में निधन हो गया था इनका। क्षत्रिय समाज को मतलब आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया था इन्होंने। शोभन सिंह जीना, राजपूत परिषद का गठन, और इसके अलावा उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 23, द स्प्रिंग टाइगर किसकी जीवनी पर आधारित है? द स्प्रिंग टाइगर किसकी जीवनी पर आधारित है? ये है सुभाष चंद्र CS बोस की जीवन पर आधारित। लिखी किसने है ये? ह्यूटो ने लिखी है, ह्यूटो ने लिखी है। कौन सी रचना? द स्प्रिंग टाइगर रचना। सुभाष चंद्र बोस की रचना है इंडियन स्ट्रगल रचना है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस के विषय में आप जानते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस ने के विषय में सबसे पहले इंपीरियल सिविल सर्विस ICS इंपीरियल सिविल सर्विस को इन्होंने 1920 में उत्तीर्ण किया था। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, फिर कांग्रेस से जुड़े थे तो 1938, ज्यादा बात नहीं करता, 1938-1939 की बात कर लेता हूं, जिसके बाद गांधी जी से इनके मतभेद हो गए थे। 1938 के हरिपुरा कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा, वहां के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। फिर त्रिपुरी अधिवेशन MP, उसकी भी अध्यक्षता की थी इन्होंने। इनके विरोध में गांधी जी द्वारा उठाया गया था अपना पट्टाभी सिद्धारमैया को, पट्टाभी सिद्धारमैया
पट्टाभी सीतारामैया को, लेकिन वो हार गए थे 1939 के अधिवेशन में। और 1939 के अधिवेशन में कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस। के बाद गांधी जी और उनके बीच में मतभेद हो गए थे, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और चले गए थे जापान वगैरह, पूरे अलग अलग देशों में घूमने लग गए थे। और फिर उसके बाद इन्होंने 1942 में 1942 में आजाद हिंद फौज की गठन किया, 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिया, फौज का गठन, सरकार का गठन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। शौका हुणिया नामक प्रसिद्ध व्यापार परंपरा राज्य की किस जनजाति से संबंधित है? राज्य की शौका जनजाति से संबंधित है, मतलब भूटियाओं से संबंधित है शौका हुणिया। शौका हुणिया जो व्यापार है, देखो ऐसा होता था 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था। भारत उत्तराखंड का जो सीमांत इलाका है और तिब्बत का इलाका जो है, उत्तराखंड के जो 3 इलाके हैं, ये उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़, चमोली पिथौरागढ़, इन क्षेत्रों के जो सीमांत जो लोग हैं वो यहाँ से दर्रे हैं ना बहुत सारे हमारे, तो इन दर्रों के माध्यम से जाया करते थे तिब्बत, और तिब्बत से कई सामग्री व्यापार किया करते थे इधर। यहाँ से लेके जाते थे कई सारी जड़ी बूटियां, वहां से लेके आते थे धन, कंबल और कई खनिज तत्व जैसे सोना वगैरह, चांदी वगैरह, ये सब लेके आते थे। तो ये व्यापार चलता था, इसको कहा जाता था शौका हुणिया, शौका हुणिया। लेकिन 1962 का युद्ध हुआ, उसके बाद ये सीमांत क्षेत्र में जो घोषित कर दिए गए, ये नॉन कन्वर्जन जोन में घोषित कर दिए गए ना, यहाँ पे फिर आवाजाही बंद करवा दी गई इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो इसके बाद ये जो व्यापार है ये बंद हो गया। इसी तरह हम इसमें ध्यान रख सकते हैं उत्तराखंड में एक गर्तंगली हमें अभी भी मिलेगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में गर्तंगली नाम का क्षेत्र है, एक पतला सा रास्ता है, सकरा सा, बहुत अच्छा सा चट्टानों से सटा हुआ बनाया गया। ये प्राचीन समय में यही रास्ता था उत्तरकाशी से तिब्बत जाने वाला, जिसमें व्यापार के लिए जाया करते थे। उत्तराखंड का कोई व्यक्ति जो तिब्बती क्षेत्र में, यहाँ इस सीमांत क्षेत्र में भूटिया है, वो यहाँ जाता था, यहाँ से सामान लाता था और यहाँ इनको सामान देता था। जिस व्यक्ति से यहाँ से सामान लाता था हर साल उसी व्यक्ति से लाता था, ऐसा नहीं था कि कहीं भी चला जाएगा। इनके आपस में कनेक्ट रहते थे परिवार, इधर और इधर, ये इसी के पास जाएगा, अगर जाएगा तो इधर नहीं जाएगा, इनके ऐसे संबंध थे पुराने। आज भी संबंध तो वही है, लेकिन अब उस तरह का व्यापार नहीं होता उस स्तर पे जैसे पहले होता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। चैतौल मेले का संबंध राज्य के किस जिले से है? चैतौल मेला पिथौरागढ़ में लगता है। चैतौल मेला पिथौरागढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं, जैसे हमारा मोस्टा मानू का मेला, मोस्टा मानू मेला नंबर 1। नंबर 2 हमारा पोखरा देवी मेला, पोखरा देवी मेला। नंबर 3 पोखरा देवी मेला, बौराणी मेला, वासुकीनाग मेला, हाटकालिका मेला और टोकरिया मेला। टोकरिया घी संक्रांति को लगता है टोकरिया मेला। बौराणी मेला सेम देवता के संबंध में है, बौराणी मेला, पोखरा देवी। और एक और इम्पोर्टेंट है गबला मेला, गबला महोत्सव, गबला मेला। गबला मतलब गणेश। ये जो हमारी शौका जनजाति है सीमांत, जो पिथौरागढ़ के हमारे क्षेत्र है, दारमा, व्यास, चौदास, इन क्षेत्रों में यहाँ पर गणेश के रूप में 4 दिन की पूजा होती है। सै संस्या अलग अलग नामों से इन्हें करा जाता है यहाँ पे, मतलब 4 दिनों को अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। तो गबला जो है गणेश को कहा जाता है, और ये शौका जनजाति या भूटिया जनजाति के मेला होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। थैंक यू।